हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद अंकिता पांडे। तो आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होने जा रहा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का। इसमें आज जो भी चीज़ें बची हैं हम उसको कवर अप कर लेंगे, जैसे स्पीसीएशन है, उसके बाद इवोल्यूशन कैसे होता है, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें आज पढ़नी है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है कि डार्विन्स थ्योरी। तो डार्विन ने एक अपनी थ्योरी दी थी जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, या नेचुरल वेरिएशन भी कहते हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि किसी भी पॉपुलेशन में जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होता है वही सरवाइव करता है, ठीक है। जितने भी स्पीशीज़ हैं, यहाँ लिखा है जैसे इवन दो ऑल स्पीशीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कांस्टेंट नेचुरली। क्यों? क्योंकि भाई रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो वहाँ पे बेटर सूटेड होगा वो सरवाइव करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गेनिज्म के बीच में स्ट्रगल होता है, और जब स्ट्रगल होता है तो स्ट्रगल होता है फूड के लिए, स्पेस के लिए और मेट के लिए। तो इसलिए स्पीशीज़ में कंपटीशन डेवलप हो जाता है, और जो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल होता है पॉपुलेशन में, वो अनफिट इंडिविजुअल को, मतलब जो फिटेस्ट नहीं है, जो वहाँ फिट नहीं हो पा रहा है, उसको वो एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। और जो सबसे फिटेस्ट होता है वही जो है वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि वो इंडिविजुअल जो कि फेवरेबल कंडीशन को या फेवरेबल वेरिएशन को पास कर लेता है, वो जनरेशन टू जनरेशन सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये था डार्विन थ्योरी के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है इवोल्यूशन का, जहाँ पे जो नए कैरेक्टर्स के साथ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बेटर सूटेड होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो वहाँ पे जो नेचर सेलेक्ट नहीं करता, वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, इंडिविजुअल्स ऑफ वेरिएशन सम ऑफर एन एडवांटेज। जैसे कुछ वेरिएशन हुआ और हम ये सपोज करते हैं कि ये जो ब्राउन वाला है ये बेटर सूटेड है, ठीक है। तो अब होगा क्या, ब्राउन वाले का नंबर बढ़ेगा और वाइट वाले का नंबर कम होगा। जब तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्राउन वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन ने ये थ्योरी एक्सेप्ट की थी। यहाँ लिखा है, दो डार्विन थ्योरी वॉज वाइडली एक्सेप्टेड बट इट इज़ क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ वेरिएशन अराइव। ये नहीं बता पाए थे कि वेरिएशन आ कैसे रहा है, बस ये यही बता पा रहे थे कि वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। आगे चल के पता चला कि ये जो वेरिएशन है वो जीन के कारण हो रहा है। जीन जो है वो वेरी करता है पॉपुलेशन में, और नए नए वेरिएशंस आते रहते हैं। आजकल जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जहाँ पे ये माना जाता है कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है वो जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पर होती है, ठीक है। तो ये था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। अब एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जो कि लमार्क ने कहा था, ऑर्गन ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। हालांकि ये जो लमार्क की थ्योरी थी वो डिस्कार्ड कर दी गई थी। तो लमार्क ने ये कहा कि जो जिराफ का नेक है वो अपने नेक को सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, इसलिए उनका नेक जो है वो स्ट्रेच हो गया। इन्होंने ये कहा कि शुरुआत में बुशेज उनके पास थी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे जो पत्तियां थी वो ख़त्म होने लगी, तो ये अपने नेक को स्ट्रेच करने लगे, और जब स्ट्रेच करने लगे तो इनकी नेक जो है वो इतनी लंबी हो गई, ठीक है। तो ये था लैमार्क का कॉन्सेप्ट, ऑर्गन ऑफ यूज एंड डिसयूज का। अब हम आते हैं स्पीसीएशन। स्पीसीएशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज नोन एज स्पीसीएशन। मतलब कि नए स्पीशीज के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पीसीएशन कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन में एक स्पीशीज रहती है और उसके बाद जब वहाँ नई स्पीशीज डेवलप होती है तो उस प्रोसेस को स्पीसीएशन कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे, अ स्पीशीज is a population of organism consisting of similar individual which can breed together and produce fertile offspring। तो स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज हम कहते हैं
वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम सेम स्पीशीज का मानते हैं। ठीक है, अब वो फैक्टर जो कि स्पीसिएशन को प्रमोट करते हैं वो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, वेरिएशन। तो आइए देखते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के जगह चेंज होने के कारण, अगर सपोज वो ए जगह पे रहता था और किसी कारण वो बी जगह पर आ गया, अब होगा क्या, वो नई जगह है तो वहाँ पे वो नए तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा, उसका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा और तब जाके ये न्यू स्पीशीज बनाएगा। तो इसको ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जैसे हमने वो बीटर वाला एग्जाम्पल देखा था तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट था। ठीक है, जब रेड बीटल से ब्लू बीटल हो जा रहे थे, फिर ग्रीन बीटल हो जा रहे थे, तो ये क्या था, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी था, इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, और ये बाई चांस होता है। वेरिएशन जो कि अभी हमने देखा नेचुरल सिलेक्शन के कारण होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्पीसिएशंस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब और भी देख लेते हैं। एक माइक्रो इवोल्यूशन होता है जो कि बहुत ही स्मॉल स्केल पर जब इवोल्यूशन होता है तो उसको माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे चेंज इन बॉडी कलर ऑफ बीटल, ये माइक्रो इवोल्यूशन है। ठीक है, ये हमने आपको बताया। स्पीसिएशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन और वेरिएशन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं जीन फ्लो क्या होता है। जीन फ्लो जैसे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज और इंडिविजुअल। जैसे मान लेते हैं लोकल स्पीशीज थी X1 और एक सब पॉपुलेशन X2 हो गई जो कि माइग्रेंट है, जो कि बाहर से आई है। अब ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे, इनमें जीन फ्लो होगा और लोकल पॉपुलेशन में एक नया वेरिएशन वाला कैरेक्टर आएगा, मतलब न्यू कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे इस माइग्रेंट की वजह से। ठीक है, तो इसको जीन फ्लो कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने आपको बताया, इट इज़ द रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि उसमें डीएनए में सीधे चेंज हो जाए या फिर क्रोमोसोम नंबर में चेंज हो जाए। और नेचुरल सिलेक्शन क्या है, द प्रोसेस बाय विच नेचर सेलेक्ट एंड कंसोलिडेट दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मोर सुटेबली अडॉप्टेड एंड पॉजेस फेवरेबल वेरिएशन। मतलब यहाँ नेचर सेलेक्ट करता है कौन सी स्पीशीज़ या कौन सा इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा, कौन सा स्पीशीज़ या कौन सा इंडिविजुअल बेटर सूटेड है और कौन सूटेड नहीं है। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ आइज। आइज का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो आई का इवोल्यूशन हुआ था वो फ्लैट वन में हुआ। ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थ फ्लैट वन। ठीक है, जैसे कि प्लेनेरिया। तो यहाँ पे जो आई का डेवलपमेंट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट लाइट को डिटेक्ट करता था, वो कोई देखने के लिए नहीं हुआ था, वो सिर्फ सेंसिटिविटी के लिए आई स्पॉट डेवलप हुआ था। लेकिन आगे जाके धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म में चेंज हुआ और ये प्रॉपर आई डेवलप हो गई जिससे कि हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से आई का इवोल्यूशन हुआ स्टेजेस बाय स्टेजेस के फॉर्म में। फेदर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, शुरुआत में जो फेदर्स थे वो इंसुलेशन पर्पस के लिए बॉडी में डेवलप हुए। ठीक है, ताकि बर्ड्स को इंसुलेशन मिल सके, कोल्ड वेदर से उनको बचाया जा सके। लेकिन बाद में यही फेदर्स यूज़फुल हो गए फ्लाई करने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कुछ डायनासोर्स के पास फेदर्स तो थे लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकते थे, तो उनमें जो फेदर्स डेवलप हुए थे वो इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हुए थे, ना कि उड़ने के लिए। लेकिन बर्ड्स ने इनको अडॉप्ट कर लिया फ्लाइंग के लिए। तो प्रेजेंस ऑफ फेदर ऑन बर्ड्स टेल अस दैट फेदर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू डायनासोर्स। ठीक है, तो ये था फेदर्स के बारे में इवोल्यूशन। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। बहुत जगहों पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू भी इवोल्यूशन हुआ है। जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब जैसे कि जब
हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि जो वाइल्ड कैबेज है उसको अलग अलग जगह पे ग्रो कराते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट देते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से ग्रो करता है। इसको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, हम उसको अलग अलग इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ह्यूमन उसको अलग अलग इन्वायरमेंट दे रहा है, तो वो अलग तरीके से डेवलप हो रहा है। जैसे जब फार्मर्स को अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट चाहिए होता है तो ब्रोकली डेवलप हुई। जब फार्मर्स को स्टेराइल फ्लावर चाहिए था तो कॉलीफ्लावर डेवलप हो गया। जब फार्मर्स को स्वेलन पार्ट की ज़रूरत लगी तो कोलराबी, और जब वो लार्ज लीफी स्ट्रक्चर चाहे तो केल उन्होंने डेवलप कराया। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, जहाँ पे एक वाइल्ड कैबेज को अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंट दिया गया, तो वो अलग अलग तरीके से डेवलप हुआ अपनी नीड के अनुसार। अब इवोल्यूशन को आप प्रोग्रेस से नहीं रेगुलेट कर सकते। प्रोग्रेस जैसे कि हम ह्यूमन में ही देखें तो हम ह्यूमन में जिस तरीके से हम स्कूल में जाते हैं क्लास 1 2 3 4, तो ये हमारी प्रोग्रेस होती है, इवोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, इवोल्यूशन जो है वो तभी होगा जब डीएनए में चेंज होगा। ठीक है, और प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस थ्रू आउट लाइफ टाइम चलती रहती है। तो ये था इवोल्यूशन। अब हम आके देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन सबसे पहले अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए थे। ठीक है, और वहाँ पे वो रहे। इनकी स्पीशीज है होमो सेपियंस। तो अलग अलग टूल्स के थ्रू एक्सकेवेटिंग, कार्बन डेटिंग, फॉसिल को स्टडी किया गया और ह्यूमन डी के सीक्वेंस को स्टडी किया गया, तो पता चला कि सबसे पहले वो अफ्रीका में डेवलप हुए। लेकिन जब वो डेवलप होने लगे तो वहाँ कंपटीशन डेवलप होने लगा फॉर फूड, स्पेस एंड मेट्स, तो वो अलग अलग जगह पे माइग्रेंट करने गए। जब वो अलग अलग जगह पे माइग्रेंट किए, ठीक है, तो वो है पूरे के पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गए। तो इस तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। तो इतनी सारी चीज़ें आपके चैप्टर में बची हुई थी। तो अब हमारा ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे आने वाले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आई होप आपको ये सारे के सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं तो हमें लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।